हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 25 नवंबर 2024, दिन सोमवार हो गया। नए सप्ताह की शुरुआत, हिंदी तिथि 10 में। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स डे के रूप में मनाया जाता है, यानी महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए आज 25 नवंबर के दिन ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए ये दिवस के माध्यम से एक अभियान शुरू किया गया है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो देखिए, अब चुनावी नतीजों के बाद नई सरकारें बनने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने राजभवन में राज्यपाल संतोष गंगवार को अपना इस्तीफा सौंपा और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। दोबारा ये सरकार बनाएंगे। 28 नवंबर को शपथ ग्रहण होगा। हेमंत सोरेन, जिन्होंने छात्र राजनीति से अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी, अब ये तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 28 तारीख को सीएम पद की शपथ लेंगे। विधायक दल के नेता के रूप में ये चुने गए और झारखंड में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले भी ये पहले नेता होंगे। इसके अलावा भी दोस्तों, झारखंड में चुनाव रिजल्ट आते ही मैया सम्मान योजना को लेकर भी एक नया अपडेट सामने आ रहा सरकार की तरफ से। दिसंबर में मिलेगी एक और खुशखबरी। दरअसल हेमंत सोरेन सरकार ने मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के तहत भी बकाया बिजली बिल माफ कर दिया है, जिससे कि 41 लाख उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली देने का भी वादा किया है। इसके अलावा भी मासिक 1000 रूपए बढ़कर अब 2500 रूपए हर महीने बैंक खाते में आएंगे। दिसंबर से ही झारखंड राज्य में जो ये मैया सम्मान योजना चलाई जाती है मुख्यमंत्री द्वारा, जिसमें 18 से 50 साल तक की महिलाओं को जो हर महीने पहले 1500 रूपए दिए जाते थे, तो अब 1000 बढ़कर 2500 रूपए हर महीने दिए जाएंगे। वहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बसपा का कहना है कि हम देश भर में कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। मायावती की तरफ से ऐलान किया गया। और इधर महाराष्ट्र में भी अब देखिए नई सरकार बनने की तैयारियां शुरू हुई। महायुति का नया मुख्यमंत्री बनेगा। 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला लगाया जाएगा। फडणवीस और एकनाथ शिंदे और अजीत कुमार एक साथ दिल्ली जाएंगे। उसके बाद तय होगा कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के रूप में किसे सेलेक्ट किया जाएगा। आपको पता होगा, महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन वाले महायुति की सरकार बनेगी, क्योंकि 230 सीटें जीती हैं। वोट मार्जिन भी लगभग आधा % बढ़ा, तो भाजपा ने भी 105 से 132 सीटें जीती। अच्छा, अगली खबर देखिए। दुनिया के जाने माने उद्योगपति एलोन मस्क ने भी भारत में वोट काउंटिंग की तारीफ की और वो बोले कि वहाँ एक दिन में 64 करोड़ वोट गिन लिए गए, जबकि अमेरिका के कैलिफोर्निया में अभी तक भी गिनती जारी है। तो कुछ यूं उन्होंने भारत के मतगणना सिस्टम की तारीफ की है। और चलिए दोस्तों, इलेक्शन अपडेट के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो देखिए, एक तो कल रविवार को पीएम मोदी ने मन की बात का एक और कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें पीएम ने फिर से डिजिटल अरेस्ट का भी जिक्र किया। बोले कि लोगों को समझाना होगा, सरकार में इसका प्रावधान नहीं है, ये लोगों को फंसाने की एक साजिश है। ये मन की बात का 116वां संस्करण था, जिसमें एक पेड़ माँ के नाम अभियान से लेकर एनसीसी, कोरैया, स्वामी विवेकानंद और गुयाना यात्रा समेत कई मुद्दों पर पीएम मोदी ने बातें की। पीएम बोले कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान दुनिया के कई देशों में भी फैल रहा है। जब मैं गुयाना में गया था, तो वहाँ के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली ने भी उनकी सास और परिवार के साथ मिलकर इस अभियान में भाग लिया और पेड़ लगाए। वहीं पीएम ने कहा कि आने वाली स्वामी विवेकानंद जयंती को भी इस बार विशेष बनाएंगे। दिल्ली में लगेगा युवा विचारों का महाकुंभ। पीएम ने कहा कि नए साल 2025 में दिल्ली में विकसित भारत युवा नेता संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा और इस बार 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती बहुत ही विशेष तरीके से मनाई जाएगी। पीएम ने युवाओं के लिए भी एक और बड़ी घोषणा की मन की बात में। उन्होंने कहा कि अगले साल तक 1 लाख नए युवाओं को राजनीति में लाने का लक्ष्य रखा है। यूथ पर फोकस किया पीएम ने अपने इस मन की बात के कार्यक्रम में। और पीएम बोले कि भारतीय मूल के लोग दुनिया में हर क्षेत्र में आगे हैं। और इस दौरान प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं से भी एक खास अपील की, जिसमें उन्होंने युवाओं को एनसीसी कार्यक्रम में शामिल होने का भी आग्रह किया और इस मन की बात के जरिए एनसीसी दिवस की देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी, है ना। तो कुछ ये रहे मन की बात कार्यक्रम के हाईलाइट्स। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिवसीय दौरे पर इटली जा रहे हैं। G7 के विदेश मंत्रियों की आउटरीच बैठक में हिस्सा लेंगे। जून में पीएम मोदी ने भी इटली का दौरा किया था और अब आज से यानी 24 से 26 नवंबर तक विदेश मंत्री एस जयशंकर भी 3 दिवसीय दौरे पर इटली के लिए रवाना होंगे। और वही खबर है दोस्तों, भारत ने $300 अरब का क्लाइमेट पैकेज खारिज किया। COP29 के सम्मेलन में भारत ने कहा कि इतने से विकासशील देशों की जरूरतें पूरी नहीं होगी, ये सिर्फ नजरों का धोखा है। बाकू में COP29 जलवायु सम्मेलन में भारत ने कई पहलों के जरिए अपनी नेतृत्व क्षमता भी दिखाई। चलिए बड़ी खबर देखिए, भारत में पहली बार होगा संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक सहकारी सम्मेलन का आयोजन। पीएम मोदी खुद इस सहकारिता वर्ष इसका शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और ये जो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता 2025 का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी, इसकी शुरुआत कल से होने जा रही है। 25 नवंबर को दोपहर 3 बजे इसका उद्घाटन किया जाएगा। और भारत में ये पहली बार संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक सहकारी सम्मेलन आयोजित हो रहा है। और इस कार्यक्रम के मुख्य पहलू क्या होंगे, देख सकते हैं आप इस बारे में जानकारी भी। इस आयोजन का विषय होगा सहकारिता से सभी की समृद्धि का निर्माण करना। चलिए दोस्तों, दिव्यांग जनों के लिए अगली बड़ी खबर देखिए आप। 40% से ज्यादा दिव्यांगता वाले लोगों को मिलेगा 4% आरक्षण। केंद्र सरकार की तरफ से इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी
कर दिए हैं। दरअसल दोस्तों हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी KVS जैसी संस्थाओं की आलोचना करने के बाद अब केंद्र सरकार ने दिव्यांगों के लिए बड़ा कदम उठाया है। दृष्टि और श्रवण बाधित यानी जो देख नहीं पाते या सुन नहीं पाते हैं या फिर जो चलने फिरने में अक्षम युवा है, दिव्यांग हैं, उन्हें अब कई श्रेणियों में आरक्षण का प्रावधान रखा है सरकार ने। केंद्र सरकार ने एक रूपता के लिए ये दिव्यांग आरक्षण के दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा कि बाद के पदोन्नति वाले सभी पद भी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगे और कम से कम 40% दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण और पदों की पहचान सुव्यवस्थित करने के लिए सभी राज्य सरकारों को व्यापक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं केंद्र सरकार ने। अगले 3 सालों में इनकी व्यापक समीक्षा करना आवश्यक है। ये निर्देश भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो ये दिव्यांग जनों के लिए अच्छी बात है। वहीं आम आदमी के लिए भी एक और बड़ी अच्छी खबर आ रही दोस्तों, तेजी से निपटेगी शिकायतें। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 1000 कंपनियों के साथ एक साझेदारी की है। NCH यानी नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की तरफ से उपभोक्ताओं द्वारा यानी आम लोगों द्वारा जो शिकायतें दर्ज की जाती हैं तो उनके समाधान में तेजी लाने के लिए अपने कन्वर्जेशंस प्रोग्राम के तहत 1000 से ज्यादा कंपनियों के साथ साझेदारी यानी पार्टनरशिप की है, जिसमें कई कंपनियां हैं ई-कॉमर्स, यात्रा, पर्यटन, निजी शिक्षा, FMCG, कंज्यूमर ड्यूरेबल समेत कई सारी कंपनियां जो अब उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटारा तेजी से करेगी। और भी ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप सरकार के इस प्लान के बारे में। चलिए दोस्तों अगला अपडेट किसान भाई लोगों के लिए निकल कर आ रहा। अब सभी को नहीं मिलेगी किसान सम्मान निधि योजना की किस्त, बल्कि अब इस योजना का लाभ पाने के लिए आपको एक और काम करना पड़ेगा। और ये काम वो E-KYC वाला नहीं है, वो तो पहले ही करना था किसानों को। अभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए अब किसानों को फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। 31 दिसंबर के बाद इस रजिस्ट्री पोर्टल में पंजीकरण कराने वाले किसानों को ही इस योजना का लाभ मिल पाएगा, यानी कि नव वर्ष 2025 में। अब अगर आप PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना चाहते हैं तब आपको इस फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। आप अपने नजदीकी ई-मित्रा सेंटर पर जाकर के भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, या ये इस पोर्टल का लिंक है जो भी आप देख सकते हैं, या तो फार्मर रजिस्ट्री मोबाइल ऐप UP के जरिए या upfr.agristate.gov.in पोर्टल के माध्यम से किसान भाई लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हालांकि अभी इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई है, धीरे धीरे सभी राज्यों के लिए ये पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। ये देख सकते हैं आप, गिरीश चंद्र उपनिदेशक कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं। इनका कहना है कि इसमें पंजीकरण आसानी से किया जा सकता है, या किसान भाई लोग जन सेवा केंद्रों पर भी सरलता से पंजीकरण करवा सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए, उड़ीसा राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार परिबद्ध है। उड़ीसा पर्व के मौके पर PM मोदी ने संबोधित करते हुए ये बातें कही और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार ने पहले 100 दिनों के भीतर ही 45,000 करोड़ रुपए के निवेश को भी मंजूरी दी है। वहीं देखिए देश के विकास पर भी एक और बड़ी अच्छी खबर आ रही दोस्तों, देश में बनेगी 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी। सरकार ने जमीन भी दे दी है और इसके लिए केंद्र सरकार से भी 28,000 करोड़ का फंड मंजूर हो चुका है। सरकार ने देश में 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी विकसित करने की घोषणा की है और इन शहरों में उद्यमियों को प्लग एंड प्ले की सुविधा मिलेगी, जिससे कि उन्हें किसी भी तरह की बिजनेस इंडस्ट्री लगाने के लिए अलग अलग सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, है ना। और इतना ही नहीं, इन शहरों में निवेशकों के लिए जमीन भी पहले से ही तैयार रहेगी, जिससे कि उन्हें लोकेशन खोजने ढूंढने की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। किन किन राज्य के 12 शहरों के लोगों को इसका फायदा मिलेगा तो देख सकते हैं आप, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, पंजाब, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और केरल राज्य के शहरों में ये निर्माण होगा, है ना। तो सरकार पहले चरण में तो ये 11-12 औद्योगिक कॉरिडोर भी बनाएगी और भी स्मार्ट सिटी में उद्यमियों को कई नई सुविधाएं मिलेगी। अगले 3 सालों में ये काम पूरा होगा। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप सरकार के इस प्रोजेक्ट के बारे में और किन किन राज्यों में ये औद्योगिक स्मार्ट सिटी बनेगी, किन किन शहरों में, इस बाबत डिटेल जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा। और चलिए अगली खबर देखिए, किसान भाई लोगों के MSP से जुड़ा एक और अपडेट आ रहा है कि MSP को कानूनी मान्यता देने पर विचार की सिफारिश की है। बढ़ते कृषि संकट पर सुप्रीम कोर्ट की समिति भी चिंतित है और सुप्रीम कोर्ट ने अब तो केंद्र सरकार को भी ये निर्देश दिया कि किसानों की MSP पर गारंटी वगैरह को लेकर कुछ कानून बनाए या किसान भाई लोगों के फायदे के लिए, भले के लिए सरकार कुछ प्रयास करे, अच्छे कदम उठाए। आपको पता होगा किसान भाई लोग काफी दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अभी भी किसानों की ये मांगे हैं। 6 दिसंबर को दिल्ली कूच का ऐलान भी किया, मैंने आपको अपडेट बताए थे DLS न्यूज पर पहले भी। तो उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद अब सरकार किसान भाई लोगों के लिए हो सकता है कुछ मांगे माने। फिलहाल देखिए इनकम टैक्स को लेकर अपडेट आ रहा। ITR रिटर्न भरने के दौरान विदेशी आय और संपत्ति की भी सावधानी पूर्वक समीक्षा करने की जरूरत है। आयकर विभाग की तरफ से करदाताओं को एक बार फिर से ये सलाह दी गई। मतलब अगर आप ITR रिटर्न भर रहे हैं तो अगर आपकी फॉरेन में कोई प्रॉपर्टी है या तो फॉरेन के बैंक अकाउंट में पैसे हैं तो भी आपको यहाँ इंडिया में अपना ITR रिटर्न दाखिल करते दौरान ये प्रॉपर्टी की डिटेल भी देनी होगी। ठीक है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT की तरफ से सभी टैक्स पेयर को इस संबंध में निर्देश भी जारी किया है। चलिए अगला अपडेट देखिए, संसद का विंटर सेशन आज से शुरू होने जा रहा। अडानी मामले पर भी हंगामा होने के आसार हैं और इस शीतकालीन सत्र में कुल 19 बैठकें होगी। वक्फ बिल संशोधन समेत 16 विधेयक इस लिस्ट में शामिल होंगे। देश की 18वीं लोकसभा का ये तीसरा शीतकालीन सत्र आज 25 नवंबर से शुरू होने जा रहा है और इससे पहले भी कल रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक भी हुई। तो देखते हैं आज एक तो शीतकालीन सत्र के दौरान अडानी मामले पर भी हंगामा हो सकता है। वैसे गौतम अडानी केस पर एक और खबर आ रही कि अडानी के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर हुई और अमेरिका की ओर से जो हाल ही में आरोप लगाए गए उनके जांच की मांग की गई है सुप्रीम कोर्ट की याचिका में। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि अमेरिकी एजेंसी अडानी को सीधे समन नहीं भेज सकती है क्योंकि राजनीतिक चैनल के जरिए ही भेजा जा सकता है नोटिस। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में अब इस याचिका पर क्या फैसला आता है, अपडेट में आपको बता दूंगा। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए दोस्तों, मोटोवर्स 2024 में रॉयल इनफील्ड गोन क्लासिक 350 भी लॉन्च हुई। बोबर स्टाइल वाली मोटरसाइकिल में आपको 350 सीसी का इंजन मिलेगा। शुरुआती कीमत इसकी 2,35,000 रुपए से शुरू है। और मोबाइल फोन
लॉन्चिंग पर भी खबर है। टेक्नो पोप 9 4G स्मार्टफोन भी लॉन्च हुआ। कीमत इसकी 6,500 रुपए। ये मीडियाटेक हीलियो G50 प्रोसेसर वाला भारत का पहला फोन होगा जिसमें आपको 5000 mAh बैटरी भी मिलेगी। और इसके अलावा भी ओप्पो की तरफ से भी एक नया मॉडल लॉन्च किया AI फीचर से लेस ओप्पो फाइंड X8। इसमें भी आपको 50 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप के साथ 6000 mAh तक बैटरी भी मिलेगी। हालांकि कीमत इसकी काफी महंगी है, 70,000 के लगभग। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर। अब माता पिता की निगरानी में फिल्में देखेंगे बच्चे। CBFC की तरफ से फिल्मों को सर्टिफिकेशन देने के नियमों में यह बदलाव किया गया है और एक नई कैटेगरी भी इंट्रोड्यूस की है। CBFC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की तरफ से हाल ही में बच्चों के लिए फिल्म रेटिंग सिस्टम में कुछ बदलाव किए हैं, क्योंकि आजकल की फिल्मों में आपको पता होगा काफी ज्यादा ऐसे वैसे सीन होते हैं, बोल्ड सीन होते हैं। क्या बताऊं आपको, इतना तो आप भी समझदार हैं। तो उस तरह के 18+ वाले सीन को जब बच्चे देखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उनकी मेंटलिटी खराब होती है। इसीलिए CBFC की ओर से अब UA कैटेगरी में 3 नई रेटिंग श्रेणियां जोड़ी गई हैं और इस नए अपडेट के तहत UA7+, UA13+, UA16+ और A कैटेगरी में फिल्मों को सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। मतलब समझ रहे हो, अलग अलग कैटेगरी होगी। जिन फिल्मों को 7 साल से ऊपर के बच्चे देख सकते हैं, 13 साल के ऊपर के बच्चे या 16 साल से ऊपर के बच्चे देख सकते हैं। इस तरह से उम्र के आधार पर ये अलग अलग कैटेगरी में फिल्मों का सर्टिफिकेशन का डिवाइडेशन होगा। एक कैटेगरी में उन फिल्मों को रखा जाएगा जो कि 18 साल या उससे ऊपर की उम्र के लोग ही देख पाएंगे। तो उन फिल्मों को देखने के लिए बच्चों को टिकट अब नहीं मिलेगा सिनेमा हॉल में भी, ठीक है। ये केंद्र सरकार की तरफ से एक सेंसर बोर्ड की ओर से नियमों में बदलाव किया गया है। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपको एक बात याद दिला दूं, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना दोस्तों, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। और आपका दिल करे मन करे तो यार एक प्यार भरा लाइक भी कर दिया करो। मेरा तो कहने का फर्ज है, तो मैं आपको रोजाना कहता ही हूँ। बाकी आप चाहो अगर आपके अपने DLS भाई की मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो यार। क्या फर्क पड़ रहा है, आपके पैसे थोड़ी ना लग रहे क्या, पता नहीं फिर भी क्यों लोग कंजूसी करते हैं यार लाइक शेयर करने। खैर, सबकी अपनी अपनी मर्जी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपन मौसम अपडेट में। तो देखिए आप, देश के 3 राज्यों में बर्फबारी शुरू हुई। 9 राज्यों में घना कोहरा छाने की चेतावनी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के 15 शहरों में तापमान लगातार दूसरे दिन 10 डिग्री से नीचे रहा। अभी मौसम विभाग की तरफ से देश के 8 राज्यों में घना कोहरा छाने का अनुमान भी जताया है। उन राज्यों में शामिल है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली। कुछ राज्यों के हालात देखिए आप। मध्य प्रदेश में भी उत्तरी हवाओं से ठिठुरा MP। 3 दिन कड़ाके की ठंड की चेतावनी। भोपाल में 36 साल बाद सबसे कम तापमान देखा गया। इधर राजस्थान में माउंट आबू में लगातार तीसरे दिन पारा 5 डिग्री पर रहा। आज भी राजस्थान के 5 जिलों में कोहरे का अलर्ट है। जयपुर और कोटा की हवा सबसे जहरीली चल रही, क्योंकि यहाँ प्रदूषण के हालात भी गंभीर हैं। छत्तीसगढ़ में देखिए सरगुजा संभाग के जिलों में कड़ाके की ठंड शुरू हुई। दुर्ग में रात का पारा सामान्य से 5 डिग्री कम रहा। पंजाब, चंडीगढ़ के लोगों को 3 दिन तक कोहरे से राहत मिलेगी। पहाड़ों पर बर्फबारी से दिन के तापमान में भी गिरावट जारी है। हालांकि यहाँ भी प्रदूषण का स्तर चिंताजनक है। इधर हिमाचल प्रदेश में देखिए पर्यटकों के लिए खुशखबरी, सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हुई। पुलिस ने पर्यटकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की। कहा कि आपातकालीन सामग्री साथ रखें और फंसने पर 112 पर कॉल करें। देश भर के अधिकतर राज्यों में मौसम में अब बदलाव देखा जा रहा। ठंड और कुछ राज्यों में बारिश के आसार भी हैं और IMD ने चक्रवात तूफान की चेतावनी भी दी है, जो कि आज 25 नवंबर देर शाम तक बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन में बदल सकता है। और ये चक्रवाती तूफान का सिस्टम तमिलनाडु और श्रीलंका के तटों की ओर बढ़ सकता है। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। तो देखिए सोना सप्ताह भर में 4000 रुपए तक उछला। चांदी के भाव में भी 2500 रुपए तक की तेजी देखी गई। अभी चांदी का रेट 92,000 रुपए प्रति किलो के लगभग चल रहा है, जबकि 24 कैरेट गोल्ड का रेट अभी 79,600 तक पहुंच गया है देश के अधिकांश शहरों में। चलिए मार्केट की बात करें तो आज काफी दिनों की छुट्टियों के बाद स्टॉक मार्केट ओपन होने जा रहा और शेयर बाजार में इस सप्ताह भी उतार चढ़ाव का अनुमान है। महाराष्ट्र चुनाव रैली की वजह से स्टॉक मार्केट में थोड़ी बुलिशनेस दिख सकती है, लेकिन इसके बाद निफ्टी में 1000 पॉइंट की गिरावट की भी संभावना है। विदेशी निवेशकों पर भी आंकड़ा आ रहा है कि नवंबर में अब तक 26,500 करोड़ रुपए निकाले विदेशी FPIs ने। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि दिसंबर एंड तक वापस विदेशी निवेशक बढ़ सकते हैं हमारे स्टॉक मार्केट में, तो इससे वापस तेजी देखने को मिलेगी। और एक कंपनी का अपडेट है कि सिगरेट बनाने वाली कंपनी ने बड़ा ऐलान किया, हर शेयर पर 35 रुपए का डिविडेंड देगी। गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया की तरफ से अपने स्टॉक के निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को ये डिविडेंड देने का ऐलान किया गया। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए एक तो मणिपुर हिंसा पर खबर आ रही है कि मणिपुर के जिरीबाल और इम्फाल घाटी में अब आज से खुलेंगे स्कूल कॉलेज। हालांकि मोबाइल इंटरनेट पर पाबंदी बैन जो है वो अभी जारी रहेगा। विधायकों के घर पर हमले के 41 आरोपी अरेस्ट भी हुए हैं। अभी मणिपुर हिंसा में 7 जिलों पर लगा इंटरनेट का बैन भी और बढ़ाया गया। सुरक्षा बलों की लगभग 300 कंपनियां भी तैनात हैं। वहीं खबर देखिए पश्चिम बंगाल में राज्यपाल ने राजभवन में अपनी खुद की ही प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर रखा आयोजन। TMC बोली कि वे आत्ममुग्ध हैं। और खबर देखिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व CJI जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं चंद्रचूड़, उनसे पूछा गया कि क्या वे कभी राजनीति में आएंगे, तो उन्होंने कहा कि मेरा राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं है। पद छोड़ने के बाद भी समाज हमें जज के रूप में देखता है। चलिए आपकी हेल्थ को लेकर वैज्ञानिकों की एक रिसर्च सामने आ रही। अध्ययन और शोध की दुनिया से अच्छी खबर आई है। एक समुद्री बैक्टीरिया के जरिए महिलाओं में होने वाला स्तन कैंसर ठीक हो सकता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पूर्व रिसर्च एसोसिएट डॉक्टर अमित ने बंगलुरु की एक कंपनी में नैनो बायोटेक्नोलॉजिस्ट के रूप में शोध करके ये सफलता हासिल की है। मतलब समुद्र के कुछ ऐसे शैवाल बैक्टीरिया मिले हैं जिनके जरिए कैंसर कोशिकाओं को कमजोर किया जा सकता है, उनके जीवन रक्षा तंत्र को नष्ट करने में सक्षम है। हेल्थ रिसर्च को लेकर एक और अपडेट भी आगे मैं आपको बता
बताऊंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, भारत बन रहा डिजिटल पेमेंट का वर्ल्ड लीडर, यूपीआई नेटवर्क का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार भी और तेज हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा हाल ही में एक लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें ये सामने आया कि यूपीआई का उपयोग न केवल भारत में बढ़ रहा बल्कि अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी इसका तेजी से विकास ग्रोथ देखने को मिल रही है। मतलब डिजिटल पेमेंट के मामले में वर्ल्ड लीडर बनता जा रहा हमारा भारत, जो कि एक बड़े गर्व की बात है। वहीं खबर देखिए एक रिपोर्ट कि यूपी के इस शहर में रोजाना लगते हैं भूकंप के झटके, घरों पर भी दरारें पड़ने लगी हैं, डर के साए में जीने को मजबूर है लोग बाग। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के एक शहर में ये पता चला कि यहाँ रोजाना भूकंप के झटके लगते हैं। बिल्ली खनन क्षेत्र में हो रहे हेवी ब्लास्टिंग के चलते नगर वासियों को ये झटकों का सामना करना पड़ता है। और वैसे उत्तर प्रदेश के संभल में आपको पता होगा कल मस्जिद सर्वे के दौरान जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा में अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है। 12वीं तक के स्कूल और इंटरनेट भी बंद किया गया इलाके में। कमिश्नर ने कहा कि छतों से फायरिंग हुई। अखिलेश यादव बोले कि तुरंत सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर संज्ञान ले। यूपी संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई और इसमें ये 4 लोगों की जान चली गई, जबकि एसपी समेत 15 अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। संभल में अभी इंटरनेट बंद हो चुका है। जामा मस्जिद सर्वे के दौरान कल सुबह ही पथराव और फायरिंग हुई। वहीं उत्तर प्रदेश के बरेली की भी एक घटना देखिए दोस्तों, गलत रास्ते पर ले गया गूगल मैप तो नदी कार में गिर गई। सगे भाइयों समेत 3 युवकों की जान चली गई। ये पुल जो आप देख पा रहे कितना ऊपर पुल है और पूरा खत्म हो रहा पुल यहाँ से, तो अचानक से इनकी कार पुल से नीचे गिर गई और कार सवार 3 युवकों की जान चली गई। ये गूगल मैप के सहारे गए थे लेकिन आधे अधूरे पुल से नीचे गिर गए। कहीं न कहीं ये प्रशासन की भी लापरवाही है, क्योंकि बैरिकेड वगैरह नहीं लगा रखे थे। जब पुल आगे से टूटा हुआ है तो पुल के रास्ते को बंद करना चाहिए, क्योंकि कार में ऐसे अंधेरे में तो पता चलता नहीं है। वहीं दिल्ली के प्रदूषण पर बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में एक्यूआई फिर से 412 पहुंचा। इस महीने 8 दिन प्रदूषण गंभीर रहा। देश में धुंध का पीक आना अभी बाकी है। दिसंबर जनवरी में और घना कोहरा छाएगा। वैसे दिल्ली के अलावा भी अभी हमारे देश में गाजियाबाद का लोनी शहर भी सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है। इस एरिया का भी एक्यूआई 382 रिकॉर्ड तोड़ चल रहा है। दिल्ली में प्रदूषण पर भी एक अच्छी खबर आई है। अब ड्रोन के जरिए वायु प्रदूषण फैलाने वाले बैक्टीरिया और इकाइयों की पहचान की जाएगी। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति DPCC अवैध फैक्ट्री और इकाइयों को लेकर ड्रोन से सर्वे कराने की भी तैयारी कर रहा है। वहीं दिल्ली वासियों के लिए एक और अच्छी खबर है, दिल्ली एम्स में जल्द शुरू होगी 2 नई MRI मशीनें भी, जिससे जांच की सुविधा बढ़ेगी, मरीजों को राहत मिलेगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, खेल समाचार से जुड़ी IPL 2025 को लेकर अपडेट है। 27 करोड़ पाकर ऋषभ पंत ने नया रिकॉर्ड बनाया। श्रेयस और वेंकटेश ने भी झंडे गाड़े। पहले दिन बिके कुल 74 खिलाड़ी। दोस्तों श्रेयस और ऋषभ पंत ये IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं। वेंकटेश तीसरे सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी बने। श्रेयस अय्यर को पंजाब किंग्स ने 26 करोड़ 75 लाख की बोली लगाकर खरीदा, जो कि दूसरे नंबर पर रहे। सबसे पहले नंबर पर दिल्ली कैपिटल के पूर्व कप्तान और विकेट कीपर ऋषभ पंत को अब लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा है और कोलकाता ने वेंकटेश को भी 23 करोड़ 75 लाख में खरीदा। और भी IPL ऑक्शन के ये खिलाड़ियों के बारे में डिटेल जानकारी अगर आप देखना चाहते तो मैंने कल शाम को DLS पर एक वीडियो डाला था, अगर आप इंटरेस्टेड है तो देख लीजिएगा। बाकी देखिए हरियाणा के चहल और पंजाब के अर्शदीप भी 18-18 करोड़ में बिके और PBKS ने तो श्रेयस अय्यर को 26 करोड़ 75 लाख में खरीदा। ये कुछ और खिलाड़ियों के बिड प्राइस आप देख सकते हैं, जिन पर IPL 2025 में बोली लगाई गई। सभी 12 मार्की खिलाड़ी भी बिके, पंत से लेकर श्रेयस के तक। नीलामी में बड़े खिलाड़ियों पर जमकर पैसा बरसाया। वहीं खेल जगत से एक और अच्छी खबर है दोस्तों कि विराट कोहली का 30वां टेस्ट शतक भी पूरा हुआ। ब्रेडमैन से आगे निकले। भारत की दूसरी पारी 487/6 पर घोषित हुई। 534 रन का टारगेट दिया। ऑस्ट्रेलिया 12/3 पर रही। वैसे दोस्तों IPL में आपका सबसे फेवरेट खिलाड़ी कौन है और IPL में आपकी सबसे फेवरेट टीम कौन सी है, कमेंट करके बताइएगा, देखें मुझे। वहीं खबर देखिए, यूपी लखनऊ पहुंचे दुनिया के 56 देशों के डेलीगेट्स। वर्ल्ड चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस में जारी हुआ घोषणा पत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था कॉन्फ्रेंस का आगाज भी। लखनऊ की सिटी मोंटेसरी स्कूल CMS में ये 25वें वर्ल्ड चीफ जस्टिस कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ और इसमें दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। और खबर है उत्तर प्रदेश अयोध्या में भी देखिए 40 ब्राह्मण कराएंगे सीताराम का विवाह। 51 तीर्थों के जल से होगा श्री सीताराम का अभिषेक। चलिए खबर है, भारत ने आर्मेनिया को शुरू की पिनाका हथियार प्रणाली की आपूर्ति। पहला बैच भेजा जा चुका है, रक्षा सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिली। और खबर देखिए, उड़ीसा राज्य में भी BJD ने वक्फ संशोधन विधेयक वापस लेने की मांग की। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने राजभवन के पास नारेबाजी भी की। और वहीं देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने भी ज्ञानव्यापी मामले पर एक बड़ा फैसला सुनाया। कहा कि पोषणीयता पर फैसला उपासना स्थल कानून 1991 के तहत सुनाया गया। अब 17 दिसंबर को इस मामले पर सुनवाई होगी। और खबर है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की ब्रांड भारत की सराहना। कहा कि ये प्रामाणिकता का प्रतीक है, विश्व बंधुत्व का संदेश भी दिया। वहीं खबर है, भारत ने आसियान देशों के साथ की 6 लाख करोड़ की डील। इन 6 महीनों में बढ़ा 5% तक ट्रेड। नई दिल्ली में हुई AITIGA की बैठक में सरकार की ओर से ये डेटा जारी किया गया भारत के विदेशी व्यापार को लेकर। और एक अच्छी खबर है, अब हर घर पर बनेगा आयुष्मान गोल्डन कार्ड। आशा दीदियों को ये काम का जिम्मेदारी सौंपी गई 10 दिसंबर तक। और बिहार, सीतामढ़ी समेत राज्य के सभी जिलों में ये अभियान चलाया जाएगा, जिसमें जो 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है ना आयुष्मान भारत योजना के तहत। अब घर घर जाकर आशा कार्यकर्ता 70 साल से ज्यादा के बुजुर्गों को भी आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाएगी और इस योजना से जोड़ेगी, है ना। वहीं खबर है, सरकार ने PF अकाउंट में ब्याज का पैसा भी क्रेडिट कर दिया है। अभी EPFO में मेंबर्स को 8.25% तक ब्याज मिलता है। अगर आपका भी क्रेडिट हो चुका है तो आप उमंग ऐप के माध्यम से या EPFO के पोर्टल से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। वहीं खबर देखिए, संविधान दिवस पर पहली बार होने जा रहा है ये काम। पंचायती राज मंत्रालय की तरफ से इसकी तैयारियां भी पूरी की गई। संविधान दिवस देश भर में 26 नवंबर को मनाया जाएगा और इस दौरान नई
दिल्ली में युवाओं के एक बड़े कार्यक्रम के अलावा पंचायती राज मंत्रालय ने भी सरकार के इस प्रयास को गांव स्तर तक ले जाने की ठानी है। इस बार संविधान दिवस के मौके पर 26 तारीख को पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में यह कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति समेत कई बड़े दिग्गज नेता कार्यक्रम में भाग लेंगे। संविधान अपनाने के 75 साल पूरे होने के मौके पर यह विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा इस बार। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, लेकिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था, तो इसीलिए इस दिन के रूप में संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं इस दिन को कल, ठीक है, 26 नवंबर को। चलिए अगली खबर देखिए। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि हम आदर्श शहर ही नहीं बल्कि आदर्श गांव भी बनाएंगे। उन्होंने एक वर्चुअल सेमिनार को संबोधित किया और इस दौरान ये बड़ी घोषणा की। खबर है दोस्तों, असम राज्य में फरवरी में होगा बिजनेस समिट। पीएम मोदी खुद इसका उद्घाटन करेंगे। अगले साल फरवरी में 2 दिवसीय बिजनेस समिट की मेजबानी होगी 2025 में। और खबर है हरियाणा सरकार प्रमुख शहरों में समरसता विरासत केंद्र भी स्थापित करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से बड़ी घोषणा की गई। हरियाणा सरकार का कहना है कि महर्षि वाल्मीकि, संत कबीर, गुरु रविदास और संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर जैसे महान संतों और विद्वानों के प्रचार प्रसार के लिए प्रमुख शहरों में ये समरसता विरासत केंद्र स्थापित किए जाएंगे। हरियाणा सरकार का एक और प्लान है, शिव धाम नाम से नई योजना भी लाने जा रही है हरियाणा सरकार, जिसके तहत शवदाह गृहों और कब्रिस्तानों का निर्माण किया जाएगा। 503 गांवों को फायदा मिलेगा। वहीं खबर है हरियाणा में सफाई कर्मचारियों के लिए भी बड़ी अच्छी मौज हुई। मुख्यमंत्री ने वेतन बढ़ाने का भी ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में 50% सफाई ठेके सफाई मित्र व उनके समूह को ही दिए जाएंगे। इसके अलावा उनका वेतन 16,000 से बढ़ाकर 26 से 27,000 करने का भी संकल्प लिया है। तो ये सफाई कर्मियों के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी अच्छी घोषणा की गई है। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री की ये कुछ बड़ी घोषणाएं आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि BPL परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। 50 लाख नए मकान बनाए जाएंगे, मतलब 50 लाख बनकर तैयार हो चुके हैं और 15,000 और तैयार हो रहे हैं। आयुष्मान योजना की राशि को भी बढ़ाएंगे। श्री राम मंदिर के हम सब साक्षी बने, ये कुछ बातें कही उन्होंने। और एक अच्छी खबर है आरक्षण को लेकर भी देखिए। हरियाणा में वंचित अनुसूचित जाति वर्ग को भी नायब सरकार ने दिया आरक्षण का तोहफा। 19 सालों बाद ये मांग पूरी हुई। राज्य के DSC जैसे SC/ST होता है ना, वैसे ये स्पेशल कैटेगरी है DSC, जिन्हें वंचित अनुसूचित जाति में गिना जाता है। तो ऐसे लोगों को, जो कि हरियाणा में लगभग 34 लाख के समथिंग ऐसे परिवार है, लोग बाग हैं, उनको हरियाणा सरकार के इस आरक्षण का फायदा मिलने वाला है। सरकारी नौकरियों में 19 साल से ये आरक्षण का लाभ बंद था, लेकिन अब सरकार ने इन सभी कैटेगरी के लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान कर दिया है। DSC और OSC, अन्य अनुसूचित जाति और वंचित अनुसूचित जाति, इन कैटेगरी के युवाओं को 10% आरक्षण रिजर्वेशन मिलेगा अब, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। ग्राम पंचायतों के लिए खुशखबरी है। अब खेत, सड़क, तालाब और ग्रेवल रोड जैसे कार्य पुनः शुरू किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। चलिए स्पेस साइंस से जुड़ी अच्छी खबर देखिए। मंगल ग्रह पर वैज्ञानिकों को अब तक की सबसे बड़ी सफलता मिली। सतह पर खोजा पानी का भंडार। वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह के एक क्रिस्टल से ये बात का पता लगाया है कि ग्रह के निर्माण के समय से ही उस पर पानी मौजूद है, और ये भी संकेत मिले हैं कि मंगल ग्रह पर वैश्विक महासागर भी मौजूद हो सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग हिंदी और अंग्रेजी में फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। तो आप आकाशवाणी समाचार के YouTube चैनल पर ये देख पाएंगे। और आपकी हेल्थ को लेकर एक और वैज्ञानिक रिसर्च देखिए। 46% लोगों को ये पता ही नहीं है कि उन्हें कोई गंभीर बीमारी है। अगर ध्यान नहीं दिया तो जान भी जा सकती है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी इस रिपोर्ट के मुताबिक उच्च रक्तचाप से पीड़ित करीब 46% वयस्क लोगों को ये नहीं पता है कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, और ये पता ना होना उनके शरीर के कई अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आप अपना हेल्थ चेकअप टाइम टू टाइम करवाते रहें, है ना। वहीं एक और अच्छी खबर देखिए। अब आंख की पुतलियां ही बता देगी कि आपको शुगर है या नहीं। AMU के डॉक्टरों की तरफ से इस तरह की खास डिवाइस तैयार की गई है, जिसमें आंखों की पुतलियों और झिल्लियों के जरिए डायबिटीज की प्रॉब्लम की जानकारी मिल सकेगी। और बॉलीवुड से खबर है, गोविंदा और कृष्णा के बीच खत्म हुई अनबन। कपिल शर्मा के शो पर दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। और बिहार सरकार की एक अनोखी पहल देखिए। अब बालू लदे ट्रक ट्रैक्टर को पकड़वाने वालों को मिलेगा हजारों रुपए का इनाम। बिहार के नीतीश सरकार की तरफ से बालू की कालाबाजारी को रोकने के लिए ये नई स्कीम निकाली है, जिसमें अब अगर आप सरकार को ट्रक पकड़वाते हो तो 10,000 रुपए और ट्रैक्टर को पकड़वाने वालों को 5,000 रुपए तक का इनाम देने की घोषणा की है। और रेल यात्रियों के लिए भी अच्छी खबर है। ट्रेन के जनरल क्लास में सफर करने वालों के लिए बड़ा अपडेट देखिए। रेलवे की तरफ से एक नया प्लान बनाया गया है। 2025 में आपका सफर और आसान होगा, क्योंकि आने वाले 2 सालों में भारत की ट्रेनों में 10,000 से ज्यादा जनरल कोच जोड़ने की तैयारी कर रहा है रेलवे। और भी आगामी 2025 से ही 48 स्पेशल रेल सेवाओं को भी अब नियमित गाड़ी संख्या से संचालित किया जाएगा। राजस्थान राज्य के लोगों को इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा। और दिल्ली के छात्रों को देखिए, मुख्यमंत्री आतिशी ने बड़ा तोहफा दिया है। यूनिवर्सिटीज में शुरू होगा बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम। दिल्ली के इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन के 7वें दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री आतिशी की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया है। मतलब यूनिवर्सिटी कॉलेज में बच्चों को बिजनेस, व्यापार, काम धंधे के बारे में भी चीजें सिखाई जाएगी इस प्रोग्राम के तहत, है ना। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का भी एक नया प्लान देखिए। यूपी की सस्ती गल्ले की दुकानें अब बनेगी जनरल स्टोर। मिलेंगे रोजमर्रा के सामान भी। इन दुकानों पर राशन के अलावा भी आपको रोजमर्रा की चीजें खरीदने का भी मौका मिलेगा, जैसे नमकीन, दूध, बिस्किट, ब्रेड, घी वगैरह। ये चीजें भी आपको राशन के साथ मिल पाएगी, है ना। और खबर है, अब घर बैठे बुक कर सकेंगे गाड़ी के लिए अपना पसंदीदा नंबर। RTO की
तरफ से नई पहल शुरू की गई है। ऑनलाइन फैंसी नंबर खरीदने की ये सुविधा आज 25 नवंबर से ही पूरे राज्य में शुरू हो जाएगी। महाराष्ट्र राज्य के लोगों के लिए अब नई गाड़ी खरीदना, पसंदीदा नंबर प्राप्त करना आसान होगा, क्योंकि इस प्रक्रिया को आरटीओ ने पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। वहीं खबर है, अब प्राइवेट स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी सरकारी अस्पताल में कर सकेंगे मरीजों का इलाज। अनुबंध आदेश भी जारी हुआ। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए ये नई पहल शुरू की गई है। और वहीं दोस्तों हिमाचल वासियों के लिए अच्छी खबर है, अब एक ही बार नक्शा पास करवाने पर कभी भी करा सकेंगे भवन निर्माण। मतलब अभी जो निर्माण स्वीकृति लेनी पड़ती है उसकी एक टाइम पीरियड होता है कि साल, 2 साल, 3 साल में वो एक्सपायर हो जाती है, राइट। लेकिन अब निर्माण स्वीकृति जो ना एक्सपायर नहीं होगी, बल्कि एक बार लेने के बाद कभी भी निर्माण करवाया जा सकेगा। ये हिमाचल वासियों को राहत दी गई है। और हिमाचल प्रदेश की महिलाओं के लिए भी एक अपडेट आ रहा, इंतजार और बड़ा, अगले वर्ष मिलेगी अब 1500 रुपए की सम्मान राशि। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत जो मिलने वाली राशि है उसके लिए महिलाओं को और इंतजार करना पड़ेगा। अब 2025 से ही इस योजना का फायदा मिल पाएगा। और खबर देखिए आप, उत्तर प्रदेश में साधु संतों का ऐलान, 6 दिसंबर को मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के गेट पर करेंगे जलाभिषेक, देहरी पूजन भी होगा। मस्जिद विवाद को खत्म करने के लिए अब एकजुट होने लगे हैं साधु संत। वहीं यूपी में भूमि अधिग्रहण भी शुरू हुआ। यूपी ईडा ने नया एक्सप्रेसवे बनाने का प्लान किया। किसानों को 4 गुना तक जमीन की कीमतें भी मिलेगी। इस रूट पर बनेगा ये नया एक्सप्रेसवे, देख सकते हैं आप। और चलिए दोस्तों अपन कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं। देखिए ब्यूटी क्वीन बनने के लिए देश भर से राजस्थान जयपुर पहुंची मॉडल्स। मिस एंड मिसेज इंडिया ग्लैम का 30 दिसंबर को होगा फिनाले। विनर को क्राउन के साथ कार भी मिलेगी। वही खबर है, राजस्थान के स्कूल में सिलेबस में भी बदलाव करने की तैयारी की जा रही है। पहली से 8वीं तक की किताबों में संशोधन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री बोले कि स्टूडेंट्स गलत तथ्य न पढ़ें, इसलिए यह बदलाव जरूरी है। उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर जब सपा की जमानत जब्त हुई तो मायावती ने बड़ा ऐलान किया, कहा कि अब कभी उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। वही देखिए यूपी के सीएचसी और पीएचसी में तैनात होंगे फिजियोथेरेपिस्ट। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले कि फिजियोथेरेपी को लेकर नया प्रस्ताव भेजा जाएगा। और बिहार में भी एक नई व्यवस्था शुरू हुई है। सेल्फी मोड में हाजिरी जरूरी होगी। 9वीं से 12वीं के छात्रों को अब तकनीकी शिक्षा मिलेगी और पास के कॉलेज से स्कूलों को जोड़ा जाएगा और ऑनलाइन अटेंडेंस हाजिरी लगानी पड़ेगी। वहीं खबर है, 70 साल से ज्यादा सभी लोगों का आयुष्मान कार्ड बनेगा। 10 दिसंबर तक बिहार में ये घर घर जाकर अभियान चलाया जाएगा। मैंने आपको अपडेट बताया भी था। और दोस्तों 26 नवंबर को देशव्यापी किसान चेतावनी रैली भी जारी हुई है। बिहार बक्सर में किसानों ने कहा कि जान दे देंगे लेकिन नेशनल हाईवे निर्माण में अपनी जमीन नहीं देंगे। और उनकी जो जमीनें जा रही, इसी के विरोध में किसान मोर्चा ने 26 नवंबर को जिला मुख्यालयों पर चेतावनी रैली का आह्वान भी किया। वहीं खबर है, हरियाणा में 1 दिसंबर से लागू होंगे नए कलेक्टर रेट। 31 मार्च तक नई कीमत के हिसाब से रजिस्ट्री होगी। 5 महीने से रुका था प्रस्ताव, तो आखिरकार हरियाणा सरकार ने यह नया प्रस्ताव पास कर दिया है। तो 1 दिसंबर से हरियाणा में नए कलेक्टर रेट लागू हो जाएंगे। जमीन की रजिस्ट्री कराना अब महंगा पड़ेगा, क्योंकि 15 से 20% तक रेट बढ़ जाएंगे। वहीं खबर है, हरियाणा में सड़क सुरक्षा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता 2024 का आयोजन हुआ। 44 लाख से ज्यादा स्टूडेंट शामिल हुए। डीजीपी बोले कि समाज में बदलाव लाने का विद्यार्थी सबसे सशक्त माध्यम है। और खबर है कि चंडीगढ़ में 3 दिसंबर को आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली से सुरक्षा एजेंसियां भी आई। हेलीपैड को लेकर संशय जारी है। वहीं खबर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सौर ऊर्जा से जगमगाएगा धर्मशाला। प्रतिदिन बनेगी यहाँ 750 किलोवाट बिजली। 3.5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बेची जाएगी। और खबर है, उत्तराखंड में देहरादून का राष्ट्रपति आशियाना लोगों के लिए खुलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निर्देश पर अप्रैल 2025 से इसे खोलने की तैयारी की जा रही है। 186 साल पुराना यह आशियाना है, जिसे अब आम लोगों के लिए खोला जाएगा एज ए म्यूजियम की तरह। चलिए सरकारी नौकरियों पर कुछ अपडेट बता दूं आपको। भारतीय पशुपालन निगम में 2246 पदों पर भर्तियां निकली हुई है, जिसकी लास्ट डेट आज 25 नवंबर ही है। बिहार में भी आंगनबाड़ी भर्ती निकली हुई है। 935 पदों पर लास्ट डेट 28 नवंबर। जम्मू कश्मीर में पुलिस भर्ती निकली हुई है। 669 पदों पर अंतिम तारीख 2 जनवरी 2025 रहेगी। 3 दिसंबर 2024 आवेदन शुरू होंगे। आईडीबीआई बैंक में भी भर्ती निकली हुई है 600 पदों पर। लास्ट डेट 30 दिसंबर 2024। बैंक ऑफ बड़ौदा में भर्ती है 592 पदों पर। अंतिम तारीख 29 नवंबर। ठीक है, तो ये कुछ दोस्तों इस सप्ताह की टॉप सरकारी जॉब्स हो गई। और भी कुछ करंट अफेयर्स के अपडेट आप देख सकते हैं। आज 25 नवंबर को क्या क्या ऐतिहासिक घटनाएं घटी। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, तो दोस्तों इन पॉइंट्स में से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को नोट करके रखा करो, क्योंकि अक्सर करंट अफेयर्स में इस तरह के सवाल जनरल नॉलेज जीके में पूछ लिए जाते हैं। इसीलिए तो मैं आपको ये पॉइंट्स हाइलाइट्स बताता हूँ। चलिए अब अपन कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खबरें। देखिए उत्तर कोरिया के 500 सैनिकों की मौत हुई। यूक्रेन ने किया सबसे बड़ा मिसाइल हमला, दहल उठा रूस। रूस ने कुर्स्क में यूक्रेन से 40% इलाका वापस छीना। यहाँ 59,000 सैनिक तैनात किए। 800 वर्ग किलोमीटर पर अभी भी यूक्रेन का कब्जा है। वहीं खबर है कि हम आपकी पूरी अर्थव्यवस्था को तबाह कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को हाल ही में ये खुली धमकी दी। नेतन्याहू पर बटे पश्चिमी देश। इधर बांग्लादेश से भी अपडेट आ रहा है कि इसमें जल्द ही निकाय चुनाव होंगे। नवनियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त नासिर ने शपथ भी ली है। और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हिंसा हुई, जहां 82 लोगों की जान चली गई। ओके, और कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट के बाद अब अपन आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज कर्क राशि के लोग अपना नया लक्ष्य तय कर सकते हैं। कन्या राशि के लोग अपनी गलतियां सुधारेंगे। और भी कुल मिलाकर कन्या और कुंभ राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज का दिन अच्छा रहेगा। और ये नया सप्ताह भी 7 राशियों के लिए बहुत ही शुभ रहेगा। इन 7 दिनों में तुला, मकर और कुंभ राशि वालों को भी नई उपलब्धि मिलेगी। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कल 26 नवंबर को हमारे देश में कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। कमेंट में लिखना आपको। सही जवाब देने वाले लोगों को
रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।